नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और स्वागत हमारे मेहमानों का भी। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पटना से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के सिंपथाइजर हैं। तमाम कई दशक हो गए पॉलिटिक्स करते हुए। और स्वागत है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार आपका कैपिटल हेडलाइंस में। नमस्कार। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, 2.5 दशक का अनुभव, आज तक, अमर उजाला और बीबीसी जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। वात्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को भी मेरा नमस्कार और सभी देखने वालों को भी सादर प्रणाम। बिल्कुल। और आज जो हम बात करेंगे, हम लोग बात होगी संसद में राहुल गांधी जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उस बयान पर संसद में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कई बार प्राइम मिनिस्टर भी उठकर उन राहुल गांधी पर तंज कसा है उन्होंने। और राहुल गांधी की हर बात का बीजेपी की तरफ से, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से काफी विरोध हो रहा है। कई मुद्दों को उन्होंने टच किया। और राज्यसभा में भी जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसी की तर्ज पे उससे ज्यादा हंगामा लोकसभा में हो रहा है राहुल गांधी के बयान पर। और इस वक्त अभी संसद चल रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले शायद राहुल गांधी का बयान खत्म हुआ है। बात करेंगे राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी किस तरीके से अपने बयान को जो लेके आए थे भाषण, उसको क्या बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था या फिर बिना प्रिपेयर किए आ गए थे। क्योंकि उनका जिस तरीके से वो भाषण उन्होंने दिया, बयान दिया, वक्तव्य दिया, उस पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो कहना चाह रहे हैं वो ठीक से कह नहीं पा रहे हैं। इस सब चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ वात्सल राय जी तो शामिल कर लेते हैं। वात्सल जी, राहुल गांधी का भाषण आपने पूरा सुना संसद में, तो आपको क्या लगा? राहुल गांधी जो बात कहना चाह रहे हैं वो ठीक से कह पा रहे हैं या कुछ उस तरीके से नहीं कह पा रहे हैं जिस तरीके से संसद में कहनी चाहिए बात? जी महेंद्र भाई, राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और 5वीं बार वो संसद में पहुंचे हैं। पहली बार वो 2004 में चुने गए थे और ये 2024 में लगातार 5वीं बार वो संसद में पहुंचे हैं। इतने सीनियर लीडर हैं, उनको एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुना गया है। और राष्ट्रपति महोदया के अ, अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, क्रम से विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं। राहुल जी के पहले अनुराग पाठक साहब ने अपनी बात रखी, वो भी सीनियर लीडर हैं, पिछली बार मिनिस्टर थे, इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। लेकिन उन्होंने अपनी बात को रखा और निश्चित तौर पर उसके बाद राहुल गांधी का नंबर आया। और जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलता है तो टोका टाकी होना स्वाभाविक है और होती भी है। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जब भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो या किसी और मुद्दे पर चर्चा हो, वो विपक्ष की बात रखता है और सत्ता पक्ष बीच बीच में टोका टाकी करते हैं। जो सत्ता पक्ष के ट्रेजरी बेंच के सदस्य होते हैं, ये एक आम बात है। लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन बात करता है, पहली स्पीच में खासतौर पर राहुल गांधी जी पहली बार प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर बोलने के लिए खड़े हुए थे। और आपने सही कहा कि मैंने उनका पूरा भाषण सुना। सारे मुद्दे उन्होंने उठाए जो वो उठाना चाहते थे। वो ये आरोप उन्होंने लगाया कि सरकार डरा रही है, लोगों को डरा डरा रही है, आवाज बंद कर रही है। उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया, जो विपक्ष के तमाम दल लगातार उठा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड जो कि सरकार में शामिल है, एनडीए का हिस्सा है, उनके नेताओं ने भी अग्निवीर की बात की। नीट एग्जाम की बात की राहुल गांधी ने, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया और तमाम दूसरे मुद्दे जो सुनना चाह रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन के जरिए लोग सुनना चाह रहे थे। विपक्ष के लोग, विपक्ष के सांसद सुनना चाह रहे थे और बाकी पूरा देश भी सुनना चाह रहा था कि इन मुद्दों पर, जो जरूरी मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने वो सारे मुद्दे उठाए।
लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, कम से कम मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ी ज्यादा बेहतर प्रिपरेशन करते तो अच्छा रहता। अगर वो ज्यादा प्रिपरेशन का वक्त नहीं था तो दो चीजें वो देख लेते। एक तो राज्यसभा में उन जब लोकसभा में राहुल गांधी बोले, उसके ठीक पहले ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक स्पीच दी। बहुत ही प्रभावी स्पीच, जिसे मतलब जिस स्पीच की उम्मीद की जा सकती है विपक्ष के नेता से। सारे मुद्दों को, सारे तथ्यों को सिलसिलेवार तरीके से प्रिपरेशन करके वो आए थे। टोका टाकी उनके भाषण के बीच में भी हुई, लेकिन उन्होंने उन बातों को उस तरीके से रखा जो कन्वे मैसेज आम लोगों को, अगर वो किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, राहुल गांधी के सपोर्टर नहीं है, तो वो बात आसानी से समझ में आ जाए और वो मुद्दे गहराई तक असर छोड़े। क्योंकि आप केवल स्कोर सेटल करने के लिए पार्लियामेंट में नहीं बोलते हो, आपके पास आंकड़े होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा मैं आपको कह रहा था, दूसरी चीज उनको देखना चाहिए कि उनकी मां सोनिया गांधी जी, जो राज्यसभा की सांसद हैं और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने द हिंदू अखबार में एक अभिलेख लिखा था। वो 2 दिन जी। पहले हमने उस पर चर्चा भी की थी। और हमारे जिन देखने वालों ने उस लेख के बारे में उनको जानकारी नहीं है, ना उन्होंने पढ़ा है ना सुना है, तो वो हमारे चैनल पर जाकर उस पर पूरी चर्चा को देख भी सकते हैं। तो वो लेख भी ऐसा था, सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने सारी बातें, जिस तरह का मैंडेट मिला, मैंडेट के बाद सरकार का क्या रुख है, स्पीकर के चुनाव में किस तरह की सहमति असहमति हुई, डिप्टी स्पीकर का पद 17वीं लोकसभा में खाली रहा, नीट का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, ये सारे मुद्दे राहुल गांधी जी ने भी उठाए। लेकिन जिस सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों के साथ सोनिया गांधी जी ने उसको रखा, मुझे लगा कि वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, या प्रिपरेशन की कमी थी, या फिर ये चीजें नहीं थी जो मतलब शायद लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है। क्योंकि पहली जो उन्होंने स्पीच दी थी स्पीकर के चुनाव के बाद, उस पर हमने चर्चा की थी और हमने कहा था कि आज वो संतुलित थे, अंग्रेजी में बोले तो शायद बेहतर कम्युनिकेट अपनी बातों को कर पाए। लेकिन जैसा उन्होंने शुरुआत में वो तस्वीरें लेकर पहुंचे थे राहुल गांधी संसद के अंदर, और जो उनका मैसेज था कि धर्म कोई हो, भगवान शिव की वो तस्वीर लेकर पहुंचे थे, गुरु नानक महाराज की तस्वीर लेकर पहुंचे थे, ईसा मसीह जी की तस्वीर लेकर पहुंचे थे, और उनका ये बताना चाह रहे थे, वो कन्वे करना चाह रहे थे कि सारे जो गॉड हैं, जो भगवान हैं, जो पैगंबर हैं, उनका मैसेज एक ही है कि आप डरे ना, अभय रहें। लेकिन उन्होंने जो बोलते बोलते उस क्रम में कहा, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो दिन भर हिंसा हिंसा, असत्य असत्य। तो ये कम्युनिकेट वो करना चाह रहे थे बीजेपी के लोगों के लिए। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, उन्होंने कहा आरएसएस के लोगों के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी ही सिर्फ हिंदू नहीं है, ये बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया जब हंगामा हुआ। लेकिन इससे भी कई जरूरी मुद्दे थे, इसी पर प्रधानमंत्री खड़े हुए। जबकि प्राइम मिनिस्टर की पार्टी और एनडीए के पास बहुत सारा संख्या बल है, तो प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये बड़ा गंभीर विषय है, हिंदुओं को, सभी हिंदुओं को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो निश्चित तौर पर कहीं शायद शब्दों के चयन का वो मामला रहा होगा, तो उस पर। हालांकि वास्तव जी, हालांकि ये राहुल गांधी उसके पहले वो भूमिका एक तस्वीरों के माध्यम से वो बता चुके थे कि अभय की मुद्रा में सारे हमारे हिंदू गॉड हों, ईसाई, जैन धर्म के महावीर साहब का नाम लिया उन्होंने, बौद्ध धर्म का नाम लिया, बुद्ध का कहा कि ये सब लोग अहिंसा की बात करते हैं, ये सब लोग शांति की बात करते हैं, अभय की बात करते हैं। वो सारी चीजें उन्होंने कही। और निश्चित तौर पे उनका उनका जो ये हिंदू वाली बात है वो बीजेपी और आरएसएस की तरफ ही उनका इशारा था या टारगेट में थे वो। लेकिन वही जो आप कह रहे हैं, शब्दों का जो उनके राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत ये है कि जब वो हिंदी में बात करते हैं तो वो जो वाक्यों का वाक्य विन्यास है वो आगे पीछे हो जाता है, उनका उनके शब्द कुछ का कुछ हो जाते हैं। और शायद यही एक वजह है कि जब इंग्लिश में बात करते हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो जब जिस दिन ये नेता विपक्ष चुने गए थे, इंग्लिश में बात की, अटायर भी उनका कुर्ते पैजामे में था और शब्दों का चयन भी अच्छा था।
तो क्या ये लैंग्वेज की जो बैरियर है, ये एक उनके लिए बड़ी दिक्कत है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस के जो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस स्पीच को, ट्विटर पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हो। आप रैली में नहीं बोल रहे, आप संसद में बोल रहे हो, आप सीनियर पार्लियामेंट के मेंबर हो, आप 5वीं बार पहुंचे हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो आप, और आप मुद्दों पर बात करोगे ना। आप, वो चुनाव हो गया, नतीजे हो गए, आप नीतियों पर बात कीजिए। आप किसानों की बात उठाना चाह रहे हैं, आप अग्निवीर का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उन्होंने अग्निवीर का जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने जो उदाहरण दिया, वो भी ऐसा एक उदाहरण चला गया कि जिसके बाद रक्षा मंत्री खड़े हुए, उन्होंने उन्हें चैलेंज किया, और तमाम ट्रेजरी बेंच के लोगों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। मैंने उस परिवार से बात की तो रक्षा मंत्री ने बताया कि 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। और अभी आप ट्विटर पर जाके देखेंगे तो ये लोग क्लिपिंग शेयर कर रहे हैं, अखबार की कतरन शेयर कर रहे हैं कि शहीद को 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले हैं। और वो बताया जा रहा है कि कितना एक्स ग्रेशिया होता है, 44 लाख के करीब, और कितना उसमें इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, 60 लाख से ज्यादा, और वो 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। वो पेंशन की बात उठाना चाह रहे थे, वो 4 साल की सेवा कार्य की बात उठाना चाह रहे थे, लेकिन जो तरीका था, जो एग्जाम्पल था, वो मुद्दा डाइवर्ट हो गया। अब बिल्कुल। जो जो सोशल मीडिया फैक्ट का था, जमाना है। फैक्ट, बिल्कुल जो फैक्ट था वो बात ठीक है कि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, कंपनसेशन मिलता है उनको, बल्कि उनको सैनिक का दर्जा भी नहीं मिलता। मेरी भी तमाम जो पूर्व सैनिक है उनसे बात हुई, तो उसमें एक बड़ा जो टेक्निकल बात है वो है कि जितने समय की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग आर्मी जवान बना, मतलब वो आर्मी जवान होने के लिए वो उतनी ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है, इसलिए इनको आर्मी का जवान भी नहीं माना जाता, इसीलिए इनकी पेंशन नहीं है, इसीलिए इनको शहीद का दर्जा नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। पैसा है, पैसा इसलिए है कि इंश्योरेंस उसमें कवर्ड है, इंश्योरेंस कवर्ड होने की वजह से वो पैसा मिलता है, बाकी कुछ एक्सग्रेशिया मिलता है। फैक्ट तो राहुल गांधी का सही रहा होगा, मैंने वो सुना नहीं भाषण, लेकिन यह है कि जो वही है बात, कैसे कहना है, संसद में और रैली में दोनों में फर्क होना चाहिए, तो वो शायद वहां वो चूक रहे हैं। जी, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब आप सदन में बात कर रहे हैं, 5वीं बार के आप सांसद हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और हर बात पर ये तथ्य के तौर पर सरकार और एक जिम्मेदार मंत्री, राजनाथ सिंह जी बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज को भी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो अगर आप ऐसी बातें करते हैं, उसके बाद उन्होंने किसानों की बात की और कहा कि आप लोग किसानों को आतंकवादी कहते हैं, तो उस पर गृह मंत्री खड़े हुए। गृह मंत्री पहले हर मुद्दे पर खड़े हुए थे, हिंदू वाली बात पर भी हुए थे, 3 4 बार खड़े हुए। और फिर जब उन्होंने एमएसपी की बात की, तो मैं ये चाह रहा था, या कोई भी सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला, जो उनके भाषण को उम्मीद के साथ सुनने के लिए बैठा था, अगर आप फैक्ट पर बात करते, जैसे एमएसपी का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं वो खुद खड़े हुए, उन्होंने फिर डिनाई किया कि ये गलत बात कर रहे हैं। लगातार उन पर आरोप लगे। वो जो बुक होती है, रूल बुक, जो स्पीकर की रूल बुक होती है, उसको लेकर कोर्ट किया गया। गृह मंत्री जी ने तो सीधे स्पीकर से कहा, चेयर से कहा कि आप हमें भी संरक्षण दें। आप इनको कैसे इस तरह की बातें कहने का मौका दे रहे हैं। और ये बातें लगातार कई मतलब सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं, महेंद्र भाई। तो मेरे कहने का जी। मतलब यह है कि जैसे हमने खड़गे साहब की स्पीच सुनी, खड़गे साहब ने बिल्कुल फैक्ट के साथ, प्रधानमंत्री के नारों के साथ उन्होंने दिया। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 10 साल से विपक्ष प्रधानमंत्री जी को यही कह रहा है कि सिर्फ नारे मत दीजिए, कुछ काम भी कीजिए। खड़गे साहब राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने नारे दिए थे, अच्छे दिन आएंगे, आत्मनिर्भर भारत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, 400 पार, ये नारे हैं, और नारे देने में प्रधानमंत्री जी माहिर हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ नारे देकर और मीठी मीठी बातें बोलकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये आरोप लगाया खड़गे साहब ने। मणिपुर का भी मुद्दा उन्होंने उठाया, मणिपुर का मुद्दा राहुल गांधी जी ने भी उठाया। इसके बाद इन्होंने कहा, खड़गे साहब ने, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में कहा था कि पिछले 10 साल केवल ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर कैसी होगी इसका अंदाजा पिछले 1 महीने में हुए कामों को देखकर लगा सकते हैं। नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक, नीट यूजी रद्द,
CSIR नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर की छत लीक, 3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी, बिहार में 15 दिन में 5 पुल पुल टूटे, टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक और पेपर रद्द के कारण लाखों छात्रों का भविष्य तबाह हो चुका है। ये वो मुद्दे हैं जिनकी अपेक्षा की जाती है कि सदन में विपक्ष उठाएगा और सरकार उस पर अपनी बात रखेगी। इसी तरह महुआ मोइत्रा ने डाटा पेश किए। डाटा के साथ आप बात करते हैं, आंकड़ों के साथ। जैसे बेरोजगारी की आपने बात की, राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बेहतर होता जो पिछले भाषणों में 17वीं लोकसभा में वो इस तरह की बातें उठा चुके हैं। जो 45 साल का जो रिकॉर्ड आया था, जो आंकड़े आए थे कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वो जो आपके पास सरकारी आंकड़े आते हैं, डाटाज आते हैं। मणिपुर की बात है, वहां कितने लोग आज की तारीख में बेघर हैं, किस तरह की हिंसा हुई, किसको कंपनसेशन मिला, नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर वहां गए या नहीं गए ये कहकर मणिपुर का दर्द सामने नहीं आ पाता। किसानों की जो दिक्कतें हैं, फर्स्ट हैंड जो प्रॉब्लम है, किसान जिन समस्याओं को फेस कर रहे हैं, क्या वो जमीनी चीजें हैं, क्या उनके जो कर्ज माफ नहीं हुए उसकी बिल्कुल। वजह से कितने और किसानों को क्या दिक्कतें हुई। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब आप तैयारी के साथ बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, तो हम लोग भी थोड़ी तैयारी करने के बाद आते हैं। कई बार फैक्ट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कई बार आप आंकड़े थोड़े बहुत मिसमैच कर देते हैं, उसको बाद में हम लोग करेक्ट भी करते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं होता है कि आप आए और जब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर क्या बोलने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनका भाषण उनके चाहने वालों को या एक जो समर्थक वर्ग है उसको निश्चित तौर पर पसंद आएगा, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीच बिल्कुल भी राहुल गांधी की नहीं थी। जो ओपनिंग स्पीच थी, इसके लिए उनको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत थी, और कुछ नहीं। तो जो मैंने 2 बातें कही, सोनिया गांधी जी का आर्टिकल उनको पढ़ना चाहिए था, खड़गे साहब जो उनसे ठीक पहले राज्यसभा में बोले वो उसको देख लेते। उनके बाद जो महुआ मोइत्रा बोली वो ज्यादा प्रिपेयर्ड थी। उनका भाषण सुनने के लिए बिल्कुल हालांकि प्राइम मिनिस्टर नहीं रुके, महुआ मोइत्रा की अपील के बाद भी नहीं रुके, राहुल गांधी भी चले गए, लेकिन मुझे लगा कि महुआ मोइत्रा ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आई थी। उन्होंने ये पुल गिरने के मुद्दे उठाए, नीट का मुद्दा उठाया, बाकी मुद्दे भी उठाए। और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर जब आपकी ओपनिंग स्पीच होती है तो बड़ी उम्मीद होती है। उम्मीद ऐसी होती है कि आप बिल्कुल क्या बोलने जा बिल्कुल। रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा आपके और आपके डिबेट की पास जगह लौटेंगे है। वास्तव आज में। आज महेंद्र भाई, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि आज ही 3 आपराधिक कानून लागू हुए हैं। विपक्ष जी के तमाम नेता उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। आप ऐसे मुद्दों पर बात करते, आंकड़ों के साथ बात करते, तो लोग शायद इस स्पीच को, ये जो मौका था, ये जो आपको मौका मिला है, तो आपका विजन और ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचता। महेंद्र भाई। जी। आपके पास लौटेंगे और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, राज्यसभा में खड़गे साहब का मैंने स्पीच सुना, और लोकसभा में राहुल गांधी का भी स्पीच सुना, पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन आधे से ज्यादा स्पीच राहुल गांधी का मैंने सुना। खड़गे साहब जो हमें लगे, और जैसा कि वात्सल जी भी कह रहे हैं कि वेल प्रिपेयर्ड, वो लिख कर लाए थे, सिलसिलेवार तरीके से लाए थे। उनके भाषण के बीच में भी बहुत व्यवधान हुआ। मतलब सभापति की तरफ से भी उनको कई बार उनके भाषण को प्लंज किया गया कि अब ये हटा दिया जाएगा, ये ठीक नहीं, जैसा कि सभापति महोदय कहते हैं। तो वो बार बार उन्होंने टोका, ट्रेजरी बेंच की तरफ से भी टोका टोकी हुई। बावजूद इसके खड़गे साहब बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुए, से मस नहीं हुए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो मुद्दे रखते गए, और वो लिख के लाए थे सब। तो ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड हैं। राहुल गांधी साहब जब आए लोकसभा में, वो मुद्दे उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर हर वो मुद्दा उन्होंने उठाया जो उठाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और सरकार परेशान भी हुई। अगर सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कृषि मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, इन सब लोग अगर उठ के उठाने पे अगर मजबूर कर दिया राहुल गांधी ने, तो निश्चित तौर पर, लेकिन गलत तरीके से उठाने पे मजबूर किया। कहना यह है, अगर वो फैक्ट के साथ आते, अगर वो और अच्छे तरीके से प्रभावी भाषण देते, जो भाषण दिया ठीक है, उससे और बेटर हो सकता था। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए महेंद्र जी, राज्यसभा उच्च सदन है।
वहां की बात ही कुछ और है। वहां ज्यादा अनुभवी भी हैं, काफी पेशेंस रखने वाले। लेकिन मैं जो समझता हूं, लोकसभा में राहुल गांधी जी ने गागर में सागर भरने का आज काम किया है। उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको नहीं रखा उन्होंने पिछले 7 वर्षों का, 8 वर्षों का। नोटबंदी, मणिपुर से लेकर के ये पेपर लीक तक का मामला। और राहुल जी के बातों में आज ये खूबी दिखी, वे जो काम किए पदयात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का जो उन्होंने, और न्याय यात्रा का, इस दरमियान जो उन लोगों उनसे मिले और प्रभावित लोग मिले, इस सरकार के दुर्व्यवस्था का, जैसे महंगाई की उन्होंने चर्चा की, घर में पिटाते हैं, दे नहीं कर खरीद नहीं पाते हैं, किसी महिला ने कही उसकी बात। मैंने इस तरह के अनुभवों पर आधारित मुद्दे को उन्होंने को रिलेट किया, जो एक व्यवहारिक है। ये कोई बुक की नहीं, कोई मीडिया की नहीं, कोई पढ़ी हुई बात नहीं, बल्कि चलते हुए जो लोगों से उन्होंने अनुभव शेयर किया, लोगों ने उन्हें चलने के दरमियान बताया मिल करके, उन सारे चीजों को देश की समस्याओं से को रिलेट करते हुए उन्होंने ये सारी बातें रखी। अब ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या सरकार दावा कर रही है कि हमने वर्ल्ड क्लास के रोड बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास के एयरपोर्ट बनाए हैं, इन सारे चीजों को हम विश्व गुरु की स्थिति में है, ये सारी बातें रख रहे हैं। हकीकत क्या है? सबसे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अयोध्या का, 13 किलोमीटर में 13 गड्ढे हो गए। राम मंदिर, भगवान का मंदिर चू रहा है। और बताइए, मणिपुर 1 साल से ज्यादा दिनों से जल रहा है। राहुल गांधी जी ने उठाया तो क्या उठाया? मोहन भागवत जी, जो इन लोगों के सब कुछ हैं, इस नहीं डॉक्टर है, साहब, जो जो मुद्दे उठाए, एक सवाल ले लीजिए डॉक्टर साहब। उन्होंने भी मुद्दे उठाया। उठाए, हाँ मुद्दे, बात ये नहीं है कि मुद्दे गलत उठाए, इस पे सवाल ही नहीं है। आपके नेता ने मुद्दे बहुत शानदार उठाए, सारे मुद्दे उठाए, सब कुछ उठाया, उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी लगातार, उनका जो एक तरीका है कि प्रभावी भाषण संसद में जो होना चाहिए, जो सीजन्ड पॉलिटिशियन का होना चाहिए, अब वो नौसिखिए नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक सीजन्ड पॉलिटिशियन को फैक्ट के साथ फैक्ट, फैक्ट के बाद फैक्ट, मुद्दे, तरीका, जिसमें कि बोलती बंद हो जाए ट्रेजरी बेंच की। विपक्ष के नेता हैं, अब वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि वो एक अच्छा लेखक रखें अपने साथ, जो उनके चीजों को प्रिपेयर करे, वो मुद्दे बता दे ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे आप फैक्ट के साथ प्रिपेयर कर दीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और जब आप उन सारी चीजों के साथ आते हैं तो आप ज्यादा प्रभावी तरीके से बात रख पाते हैं, और आपकी बात को ज्यादा, जो आपको, जिसको संसद के माध्यम से आपको समाज तक पहुंचना है, अब लाइव टेलीकास्ट होता है, सारे वीडियो पहुंचते हैं। लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि जो हिंसा, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, बल्कि आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये जो हमारे सामने बैठे हुए ट्रेजरी बेंच में, ये लोग खूब दम भरते हैं हिंदू होने का, लेकिन ये हिंदू होने के साथ ये हिंसक घटनाओं में भी शामिल हैं। आप सीधे डायरेक्ट जिनको आप कहना चाह रहे हैं उनको कहिए, ना कि पूरे हिंदू समाज को। बाद में क्यों क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि ये हमने हिंदू समाज को नहीं कहा? मालूम है आपने हिंदू समाज को नहीं कहा, इसमें कोई दो महेंद्र राय जी, नहीं। महेंद्र जी, जी ये समझने की बात है। राहुल जी ने ये कहा कि आप ही केवल हिंदू नहीं हैं, हम लोग भी हिंदू इधर बैठे हुए हैं। आप जो कहते हैं कि बीजेपी ही केवल हिंदू है, बात समझने की है। उन्होंने इस ये चीज को सवाल रखा। ये बाद आप में केवल कहा। हिंदू समाज नहीं है, आपके विपक्षी भी हिंदू समाज हैं, उनके भी भगवान हैं, उनके भी राम हैं। ये ये ज्यादती पर उन्होंने कहा कि आप ज्यादती करते हैं। आप जो कहते हैं कि ना अकेले हम ही है सनातनी, हम ही हिंदू हैं, सो बात नहीं है। इस चीज को समझने की बात है।
और कुछ एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, राजनाथ सिंह जी ने कहा, राजनाथ सिंह भी सही कहा, क्या कहा, कैसे, लेकिन ट्विस्ट किया उन्होंने। राहुल जी ने एक महिला जिसका बेटा, जो अपनी बेटा खो चुका था पंजाब में, उस पर चर्चा करते हुए अग्निवीर के बारे में कहा कि शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, सैनिक का दर्जा नहीं मिलता है, शहीद होने पर भी शहीद का दर्जा नहीं। और राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 करोड़ रुपया देते हैं शहीद को, तो जब अग्निवीर को शहीद का दर्जा ही नहीं मिला तो इसको कैसे मिलेगा। बात समझने की टेक्निकल कहा भटका रहे हैं अपने बातों से। प्राइम मिनिस्टर के चूंकि आगे पीछे करना है तो इसलिए राजनाथ सिंह जी रख रहे हैं बात, उन पर चूंकि प्रहार था डिफेंस मिनिस्ट्री पर। समझिए बात, अग्निवीर शहीद नहीं होगा, उसे शहीद का दर्जा नहीं है इस देश में, और 1 करोड़ रुपया उसे मिलता है जो शहीद होता है, यानी सैनिक जो शहीद होते हैं उनको मिलता है, जी मैं अग्निवीर यहाँ को थोड़ा नहीं। करेक्शन करना चाहूंगा डॉक्टर सत्येंद्र। हाँ अगर बताइए। अगर अगर अग्निवीर ऑन ड्यूटी किसी की डेथ होती है, ये फैक्ट है, इसको चेक किया जा सकता है कि एक्स ग्रेशिया इतना मिलेगा, इंश्योरेंस से इतना मिलेगा, और वो करोड़ रुपए से ऊपर की ही रकम बनती है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आप चर्चा करने की बजाय, अग्निवीर हम लोग किसी दिन वास्तव डिस्कस जी, कर सकते हैं। वास्तव जी नहीं, समझने की बात है। नहीं, समझने को उसको छोड़िए, क्योंकि ये मुद्दा जो है थोड़ा सेंसिटिव है। एक अग्निवीर करोड़ रुपया सेना हर से एक जुड़ा हुआ है। जब हम से कोई मिलता फैक्ट है। और उसके एक्सपर्ट्स अगर हो, या आपके पास इससे अलग जानकारी हो, क्योंकि ऑन ड्यूटी अगर किसी अग्निवीर की मृत्यु होती है तो उसे हाँ, जो राजनाथ जी ने कहा है उतना कंपनसेशन मिलता है। दर्जा उन्होंने मिलता कहा है या नहीं शहीद को मिलता है, मिलता है, इसके शहीद इसके का बारे दर्जा में नहीं मिलता है। देखिए, शहीद का दर्जा, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि इस मामले का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और इस फैक्ट को मैंने चेक नहीं किया है। लेकिन जो पैसा उनको मिलता है वो निश्चित तौर पर मिलता है। जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें, लेकिन ये मुद्दा जो है अग्निवीर का नहीं है। ये मुद्दा है कि राहुल गांधी आज जो बोले हैं उस पर, क्योंकि हम सेना या सेना से जुड़ी हुई ठीक है। इसी चीज पर डॉक्टर सत्येंद्र और अपने सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी मैं कहना चाहूंगा कि इस सेना का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। हमारे दिल में बड़ा आदर है देश के हर सैनिक के लिए। जरूर। हर पूरी सेना का हम दिल से आदर करते हैं, और ये बहस उस चीज पर नहीं है। और जो भी हम बात करते हैं कैपिटल हेडलाइंस पे, वो फैक्ट पर बात करते हैं। अगर आपके पास तथ्यात्मक जानकारी है, राहुल जी ने उसी यही को आप इस प्लेटफॉर्म पर रखिए। राहुल जी यही बात कर रहे थे कि अग्निवीर का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो शहीद तो होता है बॉर्डर पर, लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, और ये फैक्ट है, चेक किया हुआ फैक्ट है। जो शहीद हुए हैं, बिहार में भी शहीद हुए हैं, जिनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, उन्हें तिरंगे में लपेट करके नहीं उस सम्मान के साथ उनको जलाया गया। ये है हकीकत। और राजनाथ सिंह ने कहा कि शहीद को 1 करोड़ मिलता है, शहीद जो होते हैं ना, शहीद की जिनको उपाधि दी जाती है, उनको अलग से 1 करोड़ मिलता है। उनके जो होते हैं इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, वो सब तो अलग बात है, अलग से 1 करोड़ मिलता है, ये बात है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए, राहुल जी का मतलब था इससे, अग्निवीर से, कि अग्निवीर भी वही काम करते हैं जो आर्मी के दूसरे लोग काम करते हैं, इसलिए उनको भी उसी तरह का सम्मान मिलना चाहिए और उन्हीं तरह का इज्जत मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका ये कहना था। बहरहाल हम लोग आगे इस चीज को बढ़ाते हुए, राहुल जी ने कोशिश की हर एक उस नौजवान की, उन्होंने कहा 2 करोड़ अभ्यर्थी हैं जो नौकरी के लिए एनटीए द्वारा आयोजित नीट के एग्जाम के लिए, पीजी का, यूजी का, नेट का, दूसरे भर्तियों में सिपाही भर्ती, कोई और भर्ती, ये 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 70-74 लगभग पेपर, एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं इतने दिनों में, हाल के दिनों में। तो सवाल है कि इस पे चर्चा हम लोग क्यों नहीं करें। ये भ्रष्टाचार इतने विकराल रूप धारण किए जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी शासन व्यवस्था दे रहे हैं। हम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से बता रहे हैं कि देश में ईमानदारी है, बढ़िया शासन व्यवस्था है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। राहुल गांधी ने यही तो दिखलाया, कोशिश किया बताने का, और ये कहा कि विपक्ष का काम है आपके काम को आसान करना, इन चीजों को पर रोक लगे कैसे, डॉक्टर इसमें सत्येंद्र, एक विपक्ष मिनट का के भी लिए सहयोग एक लीजिए, मिनट के लिए और आपको ये हम रोकूंगा। सहयोग सब लोग मिल करके देने के लिए तैयार हैं आपको।
हमारा आपका कोई विरोध करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि देश के जितने भी जो मुद्दे हैं वो हम लोग दोनों मिल करके और उसका समाधान करें। और समाधान के लिए ही कह रहे हैं कि एक दिन का डिबेट रखा जाए नीट पर भी, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में बच्चे हैं। आखिर हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे अगर इनकी बात नहीं करेंगे जो देश की भविष्य है। ये राहुल गांधी ने रखा और बहुत जोरदार तरीके से, बहुत ही तरीके से रखा। ये अलग बात है, सब में वो क्वालिटी नहीं रहता है जो वाजपेयी जी में क्वालिटी हो। उसी बात को इतने साहित्यिक लहजे में कहते हैं जो बहुत लोग को कर्ण प्रिय लगता है। लेकिन राहुल गांधी ने सारे फैक्ट्स को रखने की कोशिश की। ये जरूर है, इसीलिए तिलमिलाहट था, इसीलिए लगातार कोशिश किया गया ट्रेजरी बेंच द्वारा कि हम इनको डिस्टर्ब करें, इनको बोलने नहीं दे। लगातार टोका टोकी, तारतम्य बना नहीं रहे, किसी का भी नहीं रहेगा बना। बीच बीच में अगर टोकते जाएंगे तो भूलते जाएगा आदमी, तारतम्य टूटते जाएगा। तो जो हम लोग कोशिश उम्मीद करते हैं कि वो बोले, नहीं कोई बोल सकता है। इतने बार इंटरप्ट किया गया बीच में, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने बड़ी बढ़िया तरीके से रखा। एक बार और बहुत अजीब स्थिति बनी जब स्पीकर महोदय ने कहा, जब उन्होंने कहा कि आपको इस तरह से नहीं, झुक करके नहीं हाथ मिलाना चाहिए, तो उन्होंने बढ़िया बात कहा, इस संस्कृति का बात कहा कि भाई मेरा संस्कार है, संस्कृति है बड़े के सामने। उस पर भी राहुल गांधी ने कहा, सम्मान के साथ कहा कि नहीं ये ठीक बात है, वो अपने जगह पर है। लेकिन ये स्पीकर से इस सदन में कोई बड़ा नहीं है। ये स्पीकर ही सबसे बड़े हैं, स्पीकर ही सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट वाले हैं जो उस कुर्सी पर है। इंडिविजुअल व्यक्ति का अपना अलग है, लेकिन उस कुर्सी का अपना एक जगह अलग है। राहुल गांधी का एक इंडिविजुअल अलग होगा, लेकिन एलओपी के रूप में अपना एक अलग है। हम जब बोल रहे हैं एलओपी के रूप में तो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सबकी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात नहीं रख रहे हैं, विपक्ष की, देश की उन तमाम लोगों की बात रख रहे हैं। आज फर्स्ट दिन था, एज ए समझिए तो विपक्ष के नेता के रूप में इस अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर। और मुझे जो लगता है तो आप डॉक्टर सचेत, तो आप 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं राहुल गांधी को? नहीं, 100 में से 100 नहीं देते हैं, लेकिन 100 में से डिस्टिंक्शन जरूर देते हैं। ओके, तो अब वात्सल जी के पास चलेंगे। वात्सल जी के पास चलने से पहले एक क्लेरिफिकेशन मैं सर्च कर रहा था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का एक आदेश मुझे मिला जिसमें कि मृत्यु की स्थिति में और तमाम टर्म कंडीशंस हैं जिस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें एक जगह मुझे लिखा कि 44 लाख रुपए एक मुफ्त अनुग्रह राशि दी जाने का आदेश है जो अग्निवीर हैं। इसके अलावा भी और कुछ है तमाम उसमें। तो जो मैं कह रहा था कि अनुग्रह राशि देना सरकार देती है। अब वो अग्निवीर और कौन कौन सी कैटेगरी है, सेना में भी इसी तरीके से होता है, कहाँ आप शहीद हुए, कैसी मृत्यु हुई, किस तरीके से हुए, कितना विकलांग हुए, वो सारे एक अलग अपना एक उनका है। वो अलग चीज है। मेन मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने जो उनका कैंपेन में भी था कि अग्निवीर स्कीम को हम खत्म करेंगे और 3 साल या 4 साल की सर्विस नहीं होनी चाहिए एक सैनिक के तौर पे। उसका सैनिक का बहुत सम्मान होता है, सैनिक सम्मान के लिए ही लड़ता है, सैनिक नौकरी नहीं कर रहा होता है। ये हम सब आप जानते हैं। नौकरी करना हो तो दूसरी नौकरी भी कर लेगा आदमी, लेकिन जो सेना में जाता है वो देश की सेवा के लिए जाता है, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जाता है। तो ये बहुत सेंसिटिव है और इसीलिए राहुल गांधी या कांग्रेस का मानना है कि ऐसी स्कीम नहीं होनी चाहिए जो 3 साल 4 साल सर्विस की स्कीम हो। और शायद यही वो वहां पर सरकार के सामने कहना चाह रहे होंगे। अब कहने के शब्द उनके अलग रहे होंगे। वत्सल जी, जैसा आप कह रहे थे कि कांग्रेसी या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए राहुल गांधी ने तो बहुत शानदार भाषण दिया ही है, वो तो कहेंगे ही। लेकिन एकेडमिक्स के लिहाज से देखा जाए, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तरीके से या जर्नलिज्म के लिहाज से देखा जाए, तो हम आप यही उम्मीद करते हैं कि जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों को जरा वेल रिसर्च और अच्छे तरीके से, सलीके से, शानदार तरीके से भी उठाया जा सकता, रखा जा सकता था, जिससे कि ट्रेजरी बेंचेस मजबूर हो जाती उन फैक्ट्स को शांतिपूर्वक सुनने के लिए। जी महेंद्र भाई, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुद्दे उन्होंने सारे उठाए। अग्निवीर की भी जैसे बात हुई, तो अग्निवीर एक सम्मान तो है सेना में काम करना, रोजगार का भी बड़ा साधन है।
आप पश्चिम उत्तर प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, पूर्वी उत्तर प्रदेश देखें, हरियाणा देखें, यह अग्निवीर चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा था, इसीलिए जेडीयू जैसी पार्टियों ने इस बात को कहा। लेकिन बात करने का, बात उठाने का, आप क्या बात उठाना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपको जो अलॉटेड समय है उसमें अपनी बात को कन्वे करना है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नीट का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, हाँ आप आंकड़ों के साथ आइए, आप बताइए कि इतने लाख बच्चे गए थे, उनके भविष्य का क्या है। आप महंगी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि जो मेडिकल की कॉलेजेस की फीस है वो ये है, और हमारे दौर में ये थी। आपके पास कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि आप 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, आप ये बता सकते हैं कि सरकार ये दावा करती है कि इतने मेडिकल कॉलेज के बढ़ गए, लेकिन इन कॉलेजों में पढ़ने कौन जा सकता है? क्या हमारे जमाने में यूपीए में फीस थी और आज के जमाने में क्या फीस है? क्या स्टैंडर्ड है? आप एयरपोर्ट, जो दिल्ली का एयरपोर्ट, 3 घटनाएं हुई, केवल छत गिरी वो तो सबने देखी, लेकिन एक दिन पूरे दिन पावर कट रहा। एक स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, उसमें 1 घंटे तक एसी नहीं चलाया गया। बिहार में जहां डॉक्टर साहब बैठे हैं, वहीं दरभंगा की वो फ्लाइट थी, सारे जमाने में वायरल था। और मैं दूसरे लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि उन्होंने इस चीज को कोट किया। आप एमएसपी की बात कर रहे थे, चैलेंज किया आपको कृषि मंत्री ने कि आपके जमाने में किस फसल की क्या एमएसपी थी। अगर आप प्रिपरेशन करके आते तो महंगाई दर के हिसाब से, रुपए की कीमत के हिसाब से एमएसपी के रेट आप बता सकते थे। लेकिन क्योंकि आपने मुद्दा उठाया पर पीछे तैयारी नहीं है, वही मैंने कहा, रैली में आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। जब आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया जाता है तो आप कह देते हो बीजेपी का बैच लगा के आए थे। आ, वो आप अपनी बीट कवर करने वाले पत्रकारों से इस तरह से बात करते हो तो आपको लगता है कि वहां तो आपके साथ सपोर्टर्स होते हैं, जयराम रमेश होते हैं, बाकी लोग होते हैं, और अपने ट्विटर हैंडल जिसे अब एक्स कहा जाता है उसको संभालने के लिए आपने तमाम ऐसे प्रोफेशनल्स को रख लिया है जो पहले मीडिया में बड़े पदों पर रह चुके हैं। लेकिन एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना चाहते हैं, क्योंकि इस बार जनता ने जो मैंडेट दिया है वहां अपोजिशन में और सत्ता पक्ष में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि केवल 60 सीटों का अंतर है, और दो पार्टियां ऐसी हैं जिनको ये माना जाता है कि बहुत विश्वसनीय एनडीए के लिए नहीं है। लेकिन आपको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अपनी बातों को इस तरीके से रखना चाहिए जिससे आपकी गंभीरता का पता चले। कांग्रेस पार्टी बार बार एक आरोप लगाती है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए। अपनी इमेज सुधारना राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने इनकी स्पीच के दौरान, पहला मुद्दा तो वो हिंदू, जब हिंसा वाली बात हुई तब खड़े हुए, तब उन्होंने बोला। दोबारा प्राइम मिनिस्टर दोबारा खड़े हुए और उन्होंने एक लाइन बोली जिसे मैं एकदम कोट कर रहा हूं, कोट अन कोट में, लोकतंत्र लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। केवल एक लाइन है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। तो आप अगर ऐसे मौके देंगे, अगर आप इस तरह की, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने मुद्दे गलत उठाए, लेकिन जो बात वो कहना चाहते थे वो बिना तस्वीरों के भी कह सकते थे। और उस बात से जहां से आपने शुरू किया, क्योंकि ये इलेक्शन ऐसा रहा है महेंद्र भाई, महुआ मोइत्रा ने अभी अपनी स्पीच में, ठीक राहुल गांधी के बाद उनकी स्पीच हुई, उन्होंने बताया कि पहले भी 3 में से 2 हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं किया। उन्होंने कहा पहले भी नहीं किया, इस बार की तो बात ही अलग है। इस बार अगर आप यूपी जैसे राज्यों को देखें, राजस्थान को देखें, हरियाणा को देखें, वहां मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज हैं। हिंदू ब्लॉक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग नहीं की गई है, लोगों ने नहीं किया है। आपको ये समझना होगा। आप जब फैजाबाद की बात कर रहे थे, आपके बराबर में ही फैजाबाद से जो सांसद चुने गए हैं समाजवादी पार्टी के, आपने उनसे हाथ मिलाया, इस पर भी टोका टाकी हुई कि इस तरह से आप हैंडशेक नहीं कर सकते स्पीच के बीच में। पॉइंट ऑफ ऑर्डर की भी बात हुई माफ कीजिएगा। तो उस समय आप बता सकते थे कि रामपथ धस गया, जिसका आंकड़ा अभी इन्होंने 16 गड्ढे बताए, इन्होंने गिरे डॉक्टर सत्येंद्र ने। ये गड्ढे तो राहुल गांधी की नजरों के सामने भी आए होंगे। छत पे से पानी टपक रहा है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये बात महुआ मोइत्रा ने भी कही, तो ये छत के बूंद टपकी, ये भी आप बात कर सकते थे। आप बता सकते थे कि किस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका आप दम भरते हो, अलग अलग जगह एयरपोर्ट से लेके बाकी जगह भरभरा के गिर रहा है। आपसे उम्मीद की जाती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर आप प्रभावी भाषण दें। तमाम विपक्ष के नेता हैं, ये सदन की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है
और बोलने वालों के लिए लोग याद किए जाते हैं। डॉक्टर साहब ने अटल जी का नाम लिया, केवल अटल जी नहीं, और भी तमाम, चंद्रशेखर साहब यहाँ पर बोलते थे, और भी मधु लिमये साहब बोलते थे। बड़े बड़े लोगों ने अपनी बात को विपक्ष के नेता के तौर पर बड़े प्रभावी तरीके से रखा है। मैं एक बार फिर खड़गे साहब की बात करना चाहूंगा। इन्होंने लिखा, मोदी सरकार, इन्होंने जो बोला, मैं उसी को कोट कर रहा हूं, मोदी सरकार जरूरी मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। विपक्ष किसानों की बात करता है तो नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल। और राज्यसभा में डॉक्टर साहब खड़गे साहब जिस तरीके से बोले, निश्चित तौर पे वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत सीनियर है, जैसा आपने पहले भी कहा था। और बहुत जमीन से उठ के उन्होंने राजनीति की। उनकी जीवन में बहुत सारी ट्रेजेडी आई है। उन्होंने एक बार लोकसभा में बोलते बोलते ऐसा कहा था कि परिवार को, उनके घर में आग लग गई थी, परिवार के कई सदस्य नहीं रहे। तो वो बहुत जमीनी नेता है और बहुत संभल के बोलते हैं। फिर भी हालांकि उनके बोलने में भी बहुत टोका टोकी होती है, और उनको निर्बाध तरीके से बोलने नहीं दिया जाता है। और हर एक मुद्दे को, साउथ इंडिया के हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति हिंदी बोलता है वैसी तो नहीं बोल पाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा तारतम्य बिगड़ता है, लेकिन बहुत शानदार तरीके से वो अपने मुद्दों को उठाते हैं और फर्म रहते हैं। कितना भी टोक लीजिए उनको, वो कहते हैं जो मैंने बोला ये मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ। तो एक ये कहा जा सकता है कि अभी राहुल गांधी बड़े नेता हैं, लोग तो बन गए हैं, लेकिन शायद उनको थोड़ा सा अपनी शैली पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और ये हमें लगता है पार्टी के अंदर अब किसी की हिम्मत तो नहीं हो सकती, पार्टी के अंदर किसी को कोई अपने सबसे सर्वोच्च नेता को कोई कुछ कह सके। लेकिन और प्रभावी ढंग से, मतलब उनकी कोई आलोचना नहीं है इस बात के लिए उन्होंने मुद्दे नहीं उठाए, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, शानदार मुद्दे उठाए। उनसे लोग और मांगते हैं कि मन मांगे मोर, इस तरीके से कि ये और अच्छे से आप प्रिपरेशन करके आइए और उठाइए उन मुद्दों को। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस के भी लोग कहते होंगे कि जैसा कि आपने गिनाए गड्ढे, तो कांग्रेसी भी चाहते होंगे कि हमारा नेता और ज्यादा अच्छे तरीके से बात को रखे। निश्चित महेंद्र जी, देखिए, खड़गे साहब लोकसभा में भी विपक्ष के नेता रहे हैं और जी राज्यसभा में भी बहुत दिनों से हैं। उनका बहुत लंबा अनुभव है और राहुल जी का पहला दिन है। कुछ समय तो दीजिए, इनमें भी वो सारा पोटेंशियल है। बगैर पढ़े हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, बोलेंगे उस तरह से जिस तरह से हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। कुछ अनुभव हो जाएगा, कुछ समय बीत जाएगा तो उसी लहजे में बात करेंगे, ये भी होगा समय। लेकिन असल बात है कि उन सारे चीजों को देश में जो लोगों की जरूरत है, सरकार के समक्ष रखा है, सरकार को सचेत किया है कि नहीं, हमारा दायित्व, हमें जनता जो चुन करके भेजी है और संसद में इतना जो पैसा खर्चा करती है उसका सदुपयोग हो, जनता के लिए काम हो। संसद बिल्कुल का ठीक बात। प्रयोग जनता बिल्कुल के लिए, न कि बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और जनता के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, विपक्ष उठा रही है और सरकार को उस पर घेर के ला रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब ये संसद नई आई तो इस बार विपक्ष ताकतवर है और विपक्ष जनता के मुद्दों को डे वन से उठाने की कोशिश कर रहा है और उठा रहा है। और आज वो सारे मुद्दे जिसका पहले विरोध कर रही थी सत्ता पक्ष, कि नीट के मसले पे अलग से बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए, आज सबने नीट से लेकर ये सारे मुद्दों पे बात हुई और सरकार को सुनना पड़ा। आज हंगामा कम हुआ। तो निश्चित तौर पर जनता के मुद्दे आने चाहिए और जनता के मुद्दे आए भी आज। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वात्सल जी भी इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे और अब आ गए। तो वात्सल जी, अब इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाए, काफी लंबी चर्चा हो गई। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए, अपना अवेलेबल समय देने के लिए। वात्सल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शिरकत करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। फिर हम लोग चर्चा के लिए किसी और मुद्दे की चर्चा लेकर आएंगे। बस मैं कहना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी की स्पीच कैसी रही, आप कमेंट करके हमें बताइए। आपकी क्या राय है, राहुल गांधी या खड़गे साहब दोनों की स्पीच अगर आपने सुनी है तो कैसी रही, आप कितना उनको अप्रिसिएट करते हैं या आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिर इतना ही।